बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है। सबसे पहली स्टोरी जो आज डिस्कस करेंगे वो हम फौजी अदालतों के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला ही मुअत्तल कर दिया है, उसके ऊपर बात होगी। दूसरी एक तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर है, वो जो मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, ये इनसे वो ब्रेकिंग न्यूज़ लेंगे कि ऐसी एक तहलका खेज खबर क्या है जो रूटीन से हटके काम हुआ है, और वो इमरान खान से रिलेटेड है। तफसीलात ये खुद बताएंगे। और सैफर के ऊपर आज फर्दर जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, ये भी एक मौमा बन गया है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और पहले जरा अपने पैनल का तारुफ करा दूं। आज 5 मेंबर बेंच है हमारे पास। मेरे साथ जो 4 दीगर रिपोर्टर्स का पैनल है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। साकिब बशीर साहब हस्बे मामूल हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं। सैयद कंबर जैदी जी टीवी में अपना प्रोग्राम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सुहेल रशीद समा टीवी से इनका ताल्लुक है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर। और वसीम मलिक जो कल भी हमारे साथ मौजूद थे, पब्लिक टीवी से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि जी जो फैसला मुअत्तल हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसको किस नज़र से देख रहे हैं। सुहेल रशीद साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि क्या कहेंगे आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसके ऊपर, खासकर सरदार तारिक साहब का पहले तो अपने ऊपर से जो इतराज़ था, इतराज़ उन्होंने फारिग किया कि जी मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ, बस आप कर लें जो आपने करना है। दूसरा ये कहना है कि एक तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना हर मामले में उठ के आ जाते हैं। कैसे देखते हैं प्रोसीडिंग को? बहुत शुक्रिया जुबैन साहब। एक तो आज जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कल से काफ़ी लोग जो है ना वो जो कोर्ट की वो आजकल की कोर्ट की वर्किंग जो सुप्रीम कोर्ट की देखते हैं, उनको ये समझ आ रहा था कि ये आज स्टे ऑर्डर जो है वो आ जाना है। और आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पहले 2 मिनट में कम अज़ कम मुझे तो ये बड़ा वाज़ेह हो चुका था कि अब ये स्टे होने जा रहा है, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने बैठते ही, इससे पहले कोई दलाइल होते, जब उन पे एतराज़ किया गया तो उन्होंने किसी मेरिट पे एतराज़ नहीं खारिज किया। उन्होंने कहा कि एतराज़ किसने किया? जादिस ख्वाजा साहब ने। तो उन्होंने कहा जादिस ख्वाजे का अपना फैसला है। और बड़ा तज़ीक अमेज़ अंदाज में कहा उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस कि जादिस ख्वाजे का अपना फैसला है कि जज की अपनी स्वाबदीद है कि वो बेंच में बैठेगा या नहीं, तो जाओ मैं नहीं उठता, जो करना है कर लो और आगे चलो। तो वो कहानी तो वहीं ख़त्म हो गई। उसके साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अच्छा फिर हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि आज आप हमें अगर नहीं सुन रहे, नोटिस किए बगैर, उन्होंने कहा था कि आपको नहीं सुनता मैं, तो उन्होंने कहा अगर आप हमें नहीं सुन रहे तो फिर आप स्टे ऑर्डर आज जारी ना करें, क्योंकि उससे ना बड़े लोगों के राइट्स जो है ना जुड़े हुए हैं। तो वहीं पर उन्होंने कह दिया कि आपको भी पता है इस तरह का केस जब आता है तो हुक्म इम्तला तो हो जाता है। हाँ जी। तो बात तो वहीं पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद तो रह गई थी एक फर्जी प्रोसीडिंग, और उन्होंने कहा कि चलें जी अटॉर्नी जनरल साहब आप अपनी दरख्वास्त पे पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने ख्वाजा अरज को पहले आगे कर दिया, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील थे, कि आप बात करें। ख्वाजा अरज साहब ने उसकी जो वायरीज जो आर्मी एक्ट की जो दफात कलअदम की गई थी वो और उनका इम्पैक्ट पढ़ के बताना शुरू किया कि इसकी वजह से जो दहशत गर्दी में, बड़े संगीन नोयत की दहशत गर्दी में लोग मुलव्वस होते हैं, उनके ट्रायल में भी मसाइल आ रहे हैं। अगरचे अभी डिटेल जजमेंट तो नहीं आई हुई थी, और जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि अभी हमारे सामने फैसला मौजूद है नहीं और हम उस पर किस उसमें चले जाएँ। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बहरहाल उनको भी सुना और ख्वाजा अरज साहब को भी सुना। इस दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमें एक मशरूत इजाज़त आप देंगे, हम ट्रायल जारी रखें। और हैरान कौन था कि उस पर आके तो अगरचे दिन को भी कमर ज़ैदी साहब से जब बात हो रही थी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फैसल सिद्दीकी एडवोकेट उन्होंने अच्छी एक रीजनेबल सोल्यूशन दिया था। लेकिन मेरा ख्याल है जब आप इतना लीनियर हो जाते हैं कोर्ट के सामने रिस्पोंडेंट साइड से होके कि ठीक है इस हद तक फैसले को आप सस्पेंड कर दें, आप डाउट क्रिएट कर रहे होते हैं, आप खड़े होने की जगह दे देते हैं, खड़े होने की जगह वो भी फराहम कर रहे थे फैसल सिद्दीकी साहब। तो उसके बाद कोर्ट ने फिर पूरा उसका रूम बनाया है और उसके बाद उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया है 5-1 से। और स्टे ऑर्डर उस पर जारी किया गया कि जो फैसला अभी तफसीली सामने नहीं आया, और 5 रुकनी बेंच ने कहा था ये इस मामले में मुतफिका फैसला था। जो 5 रुकनी बेंच का था, जैसे यहिया अफरीदी ने इस हद तक इख्तिलाफ नहीं किया था। उन्होंने तो अपना फैसला कानून कलअदम करार देने पे रिजर्व रखा था, अभी तक अनाउंस नहीं किया, इख्तिलाफ नहीं था, कानून की शिकें, लेकिन इस हद तक एग्री किया हुआ है कि ट्रायल सिविलियंस 103 इनका ट्रायल वहां पे नहीं चलेगा, यानी इस हद तक मुतफिका फैसला था। 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसे आज 5 जजेस ने ही उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, क्योंकि जस्टिस मसरत लाली ने उसको उससे इख्तिलाफ किया है। उन्होंने कहा कि मैं इसे एग्री नहीं करती कि स्टे ऑर्डर ऐसे ही जारी किया जाए। नोटिस इशू किया, ट्रायल जो है ना दोबारा से रिज्यूम मिलिट्री कोर्ट्स में आज। कमर जैदी साहब आप जरा बताएं, मुसरत लाली साहिबा का जो क्वेश्चन था कि जी
कि बरी हो रहे हैं लोग, तो फिर उनको बेल, या जो मिलिट्री कोर्ट के जज हैं उसे सजाएं दे सकते हैं, बेल भी दे सकते हैं, और उनका जो इख्तलाफ है इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या मामला था? देखें, 5 रुकनी जो ये बेंच था उन्होंने तो फैसला दे दिया, लेकिन एक उनमें जो खातून जज हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और एक्सपेक्ट कि उस टाइम नहीं किया जा रहा था कि जब बेंच की फॉर्मेशन हुई थी कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस तरह से सरप्राइज़ देंगी। और मैं समझता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात है कि जब जहाँ पे 5 सीनियर जजेस, और आपको पता है जस्टिस मुसर्रत हिलाली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट आई हैं, और वहाँ पे हिम्मत दिखाना और इस फैसले की मुखालफत करना, और वो भी स्टैब्लिशमेंट, ऑल पावरफुल स्टैब्लिशमेंट के आगे, जिसके आगे हम कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा एक लेगेसी लेके चल रहे थे, व्हेन ही बिकम्स द चीफ जस्टिस, वो सारी लेगेसी हमें गायब हो गई, वो डूबती नजर आ रही है पानी में। बिकॉज आपने इस फैसले में आप खुद भी बैठ सकते थे, आपने जस्टिस सरदार तारिक को बिठाया, जिन पर सबसे पहला एतराज़ ये हुआ कि अपना माइंड आप डिस्क्लोज कर चुके हैं सर, और उस पर जस्टिस सरदार तारिक कहते हैं जो करना है कर लो। एक जज का ऐसा बिहेवियर कि जो इंसाफ के लिए लोगों के सामने बैठा है और पूरी दुनिया उसे, मतलब पाकिस्तान की तमाम आवाम उससे उम्मीदें लगाए बैठी है, वो कहते हैं नहीं हटता, जो करना है कर लो। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को कहें कि उन्हीं का फैसला है, तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था उस टाइम। और उस सारे मामले में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अलग होना बेंच से और उनका फैसला ये देना, तो मैं ये समझता हूँ कि दाद की मुस्तहिक है। मैं इस तमाम मामले को 2 चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। ज़ुल्करनैन, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर हम देखें 2D1 जो कि कलअदम करार दी गई है जस्टिस एजाज के फैसले में, उससे एक जो नुक्ता है वो सामने उभर, जैसे शकील अफरीदी का केस है, कलभूषण यादव का केस है, अब इनके भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपने वो शिक ही कलअदम करार दे दी गई है। तो जो स्टैब्लिशमेंट है वो इन बातों में बड़ी टची है। वो कहते हैं कि हम अपना जो टेररिस्ट जिस हमने पकड़ा है मेहनत करके, वो हम आपके हवाले सर नहीं करने जा रहे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अदालतों का हमारा जुडिशियल निज़ाम कैसा है, ये सबको पता है कि बेल हो जाती है। बेल के अलावा दूसरी बात ये कि जैसे कुलभूषण का मामला था, वो स्पाइंग करते हुए पकड़ा गया था, पूरा नेटवर्क चला रहा था, उन लोगों के केसेस यकीनी तौर पे इसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अगर 2D1 और 2 उसी चीज को लेकिन अब ज़ुल्करनैन इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि जस्टिस एजाज के फैसले से वो 2D1 जब कलअदम हो गया, वो रहा ही नहीं, तो हार्ड कोर जो टेररिस्ट थे, जैसे कल भी वाकया हुआ है अफसोसनाक, उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से दिया गया कि देखिए आपको 9 मई वालों को अलग करना होगा जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं। 9 मई को अटॉर्नी जनरल ने खुद इस बात पे मुत्तफिक थे कि वो मिसगाइडेड जरूर आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट के जुमरे में नहीं आते। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जब जस्टिस सरदार तारिक जो कोई बेंच को हेड कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए कि 9 मई वाले भी हो सकता है दहशतगर्दी के मंसूबे के तहत जो है वहां पे गए हो। तो सर ये तो तमाम कौम को नजर आ रहा है कि वो क्या कुछ हो रहा था और किस तरह से लोग गए। तो आपको उनको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर अदालत, ये मौका मौजूद था, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर अदालत सिर्फ ये करती कि हार्ड कोर टेररिस्ट को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें, लेकिन आप ये करें कि जो 9 मई के मुल्जिमान हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो ATC में हो। आपने पूरे फैसले, अच्छा मुझे बड़ी हैरानगी की बात ये लगी कि अदालत ने पूरे इस टेन्योर में, जब से आप ये देखें कि वो फैसला आया, ये किसी ने पूछा ही नहीं कि इस पे अमल दरामद भी हुआ है या नहीं। उसकी वजूहात ये है कि अगर उस पर अमल दरामद होता तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल तो रुक जाता और ये लोग सिविलियन अदालतों के हवाले हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अटॉर्नी जनरल से और वसीम मलिक अटॉर्नी जनरल ने जो कहा है आज कि इनमें बहुत सारे मुल्जिमान ऐसे हैं जो बरी हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर ये बात पूछ रहा हूँ कि जो मिलिट्री कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने तो डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल को नहीं बताया होगा कि यार ये बंदा तो इसका केस नहीं बनता, इसको बरी करेंगे। तो ये बताया किसने होगा अटॉर्नी जनरल को कि यार इतने ऊपर तक बात पहुंच गई कि ये बरी होना। तो जिनका उनको लग रहा है तफ्तीश में कुछ क्लियर नहीं हुआ कि जिसके खिलाफ वो खुद उनके कह रहे हैं कि यार ये बरी हो सकता है, तो उसको बरी कर देते ताकि वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के ऊपर भी आता। देखिए इतने लोग तो बरी कर दिए शफाफ ट्रायल में, शफाफ इन्वेस्टिगेशन में, तो इसलिए ये कहना है कि जी सारों को सजाई मिलनी है वो दुरुस्त नहीं होगा, जरा केस मजबूत ना हो जाता गवर्नमेंट का। अच्छा, आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब ये मेन अपील लगी हुई थी और उस वक्त गालबन 6 रुकनी बेंच था, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, तो उस वक्त अदालत उज़्मा की जानिब से एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या अपील का हक होगा इन मुल्ज़मान का जिनका ट्रायल होगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 2 से 3 समातों के दौरान उन्होंने वक्त भी लिया और उन्होंने कहा कि वो आला हुकाम जो हैं
उनसे पूछकर वो बताएंगे कि बामानी अपील अगर हाई कोर्ट में उन्हें अपील का हक दिया जाता है या नहीं दिया जाता। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपील का हक तो दिलवा नहीं सके, और उस बेंच को जब तक वो 5 रुकनी बेंच भी बना था जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में, उस दिन तक वो नहीं बता सके कि क्या इन मुल्ज़मान को अपील का हक दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और दूसरा भी बात हुई कि जो फैसला आज मुअत्तल किया गया है, तो सुहेल रशीद साहब ने भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ से पता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे, अगर हम लोग भी जो कोर्ट कवर करते हैं समाअत नहीं हुई थी, तो कैसे पता था कि ये जो फैसला आने जा रहा है, ये जजमेंट सस्पेंड कर दी जाएगी। बेंच जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट हुआ किया जा रहा था या उस पे मतलब कोई एनालिसिस किया, जस्टिस इजाज का वो नोट, वो रोस्टर लेके पता चला खत लिखा, आपको याद है, तो जिसमें उन्होंने 7 रुकनी का कि जी मेरे सामने, चाहे मैंने उसमें अपनी राय नहीं दी क्योंकि मैं जजमेंट दे चुका था, मगर मेरे सामने तो ये तय हुआ था कि जी अभी तक इस केस के ऊपर 7 रुकनी बेंच होगा, मगर फिर 6 रुकनी बेंच बना, तो ये बेंच उसी दिन से मुतनाज़ा हो गया था। देखिए चीफ सारे ही मुतनाज़ा हो चुके हैं, अब बात करने फिर आगे एक नया लेटर आज सामने आया, उसमें भी बात बिल्कुल चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस इजाजुल एहसन के खत का जवाब दिया गया, मगर वो खत पुराना था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने जिस खत में इन बेंचेस के ऊपर एतराज़ात आयद किए थे, अभी तक ताहाल इस वक्त तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जिस तरह आज बहसियत, अगर आप लोग इख्तलाफ करें मुझसे, लेकिन मैंने जो देखा, जिस तरह बेंच के सरबराह ने पूरी प्रोसीडिंग चलाई, तो मुझे तो उसमें बाइसनेस नज़र आई। और फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि समाअत का जब आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि वो बेंच से अलग नहीं हो रहे, जो करना है कर लें। तो फैसले के नतीजे में उन्होंने यही पैगाम दिया कि यही इंसाफ है, जो करना है कर लें। सुहेल साहब, कोई लव लेटर सामने आया, वो आप बता रहे थे। लेटर आपको पता है कि काफी दिनों से लेटरबाजी तो चल ही रही है। जी, जीपीओ बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का साहब ने एक खत लिखा था जिसमें बताया था उन्होंने कि हालिया जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला अपील सुनने वाला बेंच है, और जस्टिस मुजाहिर नकवी की इसने परसों समाअत करनी है, इन बेंचेस की तश्कील कमेटी के सामने नहीं हुई। उस खत के जवाब में चीफ जस्टिस ने उन्हें जो 18 नवंबर को किसी खत का जवाब लिखा था, वो कल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया था, और उसमें यह तासुर जा रहा था कि जस्टिस इजाजुल एहसन तो कोर्ट की टाइमिंग भी, ऑफिशियल टाइमिंग जितनी उनको सैलरी मिलती है उसको फॉलो नहीं करते। उसके जवाब में जस्टिस इजाजुल एहसन ने एक्चुअली जो 17 नवंबर का खत था, जिसका जवाब चीफ जस्टिस ने पब्लिश किया है, वो भी उनकी तरफ से जो लिखा गया था वो सामने आ गया था, और उसमें भी बेंचेस की तश्कील का ही मामला है जो रूटीन के बेंचेस हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने 17 नवंबर को ये पॉइंट आउट किया था अपने खत में कि 26 अक्टूबर को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह तय पाया कि जब तक सर्दी की छुट्टियां शुरू नहीं होती 16 दिसंबर तक, तब तक के लिए ये रूटीन के बेंचेस होंगे। लेकिन 16 नवंबर को दोबारा कोई मीटिंग हुए बगैर नए बेंचेस बना के तो उनका तब्दील कर दिया, मेरे पास भेज दिया गया। और उसमें क्या लिखा गया, जो उसमें उस खत में पहले से मौजूद है फैक्ट्स के, जो उन्हें बताया गया कि आप ऑफिस टाइमिंग फॉलो नहीं कर रहे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने लिखा है कि 15 को मुझसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि कल आप मीटिंग के लिए दस्तयाब हैं, मैंने कहा मैं हूँ, अगली सुबह भी मैंने कहा हूँ, अगली दोपहर भी मैंने कहा मैं मौजूद हूँ, इंटरकॉम पे राब्ता किया, इंटरकॉम पे राब्ता भी किया। लेकिन कहते हैं 3:30 बजे बताया गया, 1 घंटा पहले के चीफ जस्टिस ऑफिस से ये बताया गया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तबीयत नासाज है, लिहाजा मीटिंग अब अगले हफ्ते होगी। तो उसके बाद वो चले गए, तो शाम को एक नया रोस्टर आ गया कि जी अब ये बेंचेस होंगे। तो उन्होंने उसको भी पॉइंट आउट किया था कि आप ये जो बगैर मीटिंग के बेंच बनाए इनको ख़त्म करें, और जो 26 अक्टूबर के फैसले में कमेटी के फैसले में हुए थे बेंचेस, उसके नतीजे में उनको बरकरार रखें। तो ये खत कल उन्होंने पब्लिश कर दिया था, लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन का वो खत जिसमें मौजूदा बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठाया गया है, उसका कोई जवाब फिलहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान बिल्कुल। अब देखते हैं जी जनवरी के तीसरे हफ्ते में क्या होता है। साकिब बशीर साहब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेके बैठे हुए हैं काफ़ी देर से, तो साकिब भाई अब तो सॉरी डिस्कशन लंबी हो गई थी, ज़रा फाड़े जी बम, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि तब्दीली आ नहीं रही, जो तब्दीली आ गई है? पिछले काफ़ी अरसे से इमरान खान और पीटीआई, बुशरा बीबी, ये सारे लोग ये जोर लगा रहे थे कि उनके केसेस जितने भी जो सिंगल बेंच के होते हैं वो सारे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के बेंच में फिक्स होते हैं, और उनका फिर एतराज़ थे कि उनको ज़ाहिर सी बात है बर वक्त उनको डिसाइड नहीं किया जाता, रिलीफ के भी मसाइल थे, बहुत सारे बहरहाल इशूज़ थे, मल्टीपल इशूज़ थे, और बहुत तकरीबन 3-4 दफ़ा जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन पर इतराज़ भी किया उन्होंने तहरीरी तौर पर, उसमें लंबी एक चार्जशीट बनाई, लेकिन हर दफ़ा क्योंकि वही बात जो जैसे सरदार तारिक मसूद जो है वो बेंच से अलग होते, उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी में ना हूँ अलग, मैं नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही होता रहा है कि चीफ जस्टिस जो है उनके इतराज़ लेके उन्होंने कहा ठीक है आपका इतराज़ आ गया, आप आर्गू करें, तो इट मीन के वो खुद ही सुनते रहे हैं। तो एक आखिरी दफ़ा ये हुआ था कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त आई थी, तो उन्होंने
जो ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो उस पर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, उन तमाम को बार एसोसिएशन को नोटिस कर दिए थे कि हम इस मामले को जो है वो सेटल करेंगे। वो जो दरख्वास्त थी वो भी पड़ी रही, वो 2 हफ्ते के फिक्स भी नहीं हुई उसके बाद, तो अब पता नहीं, हो सकता है वो गैर मौसर हो चुकी हो। तो बहरहाल अब खबर ये है कि पहली दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद पहली दफ़ा इमरान खान का केस जो है, इमरान खान के 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो सिंगल बेंच है, वो उसमें फिक्स हुए हैं और कल वो जो है वो उस पर समाअत करेंगे। ये कौन से 2 केसेस नंबर 2 क्या दस्तयाब नहीं है कि मतलब सेकंड जूनियर को भेजा जाता? बेंच नंबर 2 के मसाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही हैं जो बंदियाल साहब के दौर में जस्टिस काजी साहब के थे। तो इसलिए अच्छा, ये केसेस कौन से हैं जो भेजे गए हैं मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को? मसाइल जो है वो काफी गंभीर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े तवील अरसे से कोई भी इंपॉर्टेंट केस फिक्स नहीं होता, और जो फिक्स हो जाता है वाले टेरियान केस के बाद, टेरियान केस का 10 मई का फैसला था, उसमें भी बड़ा एक अनहोनी भी हुई, और वो अलग से एक पूरा इशू है जो आज भी मौजूद है कि उस वक्त उन्होंने 2 जजेस का जो ऑर्डर था, जुडिशियल ऑर्डर, उसको चीफ जस्टिस ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि वो ऑर्डर नहीं है और हम नया बेंच तश्कील देंगे 10 मई से लेकर आज तक बेंच भी नहीं तश्कील पाया। बेंच का टेरियान के अलावा एक और केस भी है जो मेरा ख्याल है वो फैसला बहुत ज्यादा है। टेरियान वाला तो अभी वहां में लटका दिया ना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जी। एक आपको याद है कि बड़ी शद्दोमत से केस आया था, फॉरेन फंडिंग केस, उस पर क्रिमिनल कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी थी। जी, उसमें जो बेल का केस था, ने उस पर एक फैसला जो है ना वो लिखा था, एक ऑर्डर शीट थी जिसमें उन्होंने इस केस का कख नहीं बाकी छोड़ा था। ठीक है कि ये कैसे क्रिमिनल केस बना है। तो बहरहाल वो उसके बाद मेरा ख्याल है वो केस भी कहीं नहीं है। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास केस नहीं लगा, तो फिर उन्होंने पिछले अरसे में एक पुराना फरवरी का मिसिंग पर्सन का केस था, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। तो बहरहाल ये लेकिन सामने केसेस कौन से 2 लगे इंपॉर्टेंट जो इमरान खान 4 दिसंबर के जो साइफर केस की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जेल में समाअत हो रही है, उसमें 4 दिसंबर की जो समाअत थी उसमें जो नकूल जो है वो तकसीम की गई थी, जो चालान की जिस फर्द जुर्म से पहले जो की जाती हैं उसको, उस हेयरिंग को चैलेंज किया है, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, और उसमें जो जेल समाअत के हवाले से जो प्रोसेस करना था फेडरल गवर्नमेंट ने, वो नोटिफिकेशन वाला एक और चक्कर जो है वो उसमें आया है 4 दिसंबर के उस ऑर्डर में। तो उसको चैलेंज किया गया है कि प्रोसेस फॉलो किए बगैर जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और इसमें दिलचस्प मामला ये भी है कि इससे कबल 3.5 या 4 माह का जो पूरा ट्रायल था साइफर का, वो कलअदम करार देने वाला बेंच जो है उसकी सरबराही भी जस्टिस मियां गुल हसन। तो आपको इसमें दोबारा से ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है? जी बिल्कुल, ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है। इसमें स्टे की सीएम जो है वो भी कल के लिए फिक्स है। अब कल जो है इस पे आर्गुमेंट्स होंगे, पता चलेगा कि इसमें क्या उस पे अदालत जो है। और साकिब भाई ये बताइएगा कि साइफर में आज फर्द जुर्म आयद हुई है नहीं हुई, एक कड़बासा मच गया है कि जी कोई कह रहा हो गई, कोई कह रहा नहीं हुई। असल में जब गड़बास मच गया ना, तो सोहेल रशीद साहब को पता है सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में बैठ के तो मैं 10 बंदों को काले में ला रहा था कि इधर प्रोसिक्यूशन को, उधर इमरान खान के वकीलों को, उधर जज साहब के आगे पीछे लोगों को, तफ्तीशी अफसरान को, कि कहीं से कंफर्म हो जाए। तो मुझे वो माहौल याद आ गया 10 मई का कि जिस दिन सोहेल रशीद साहब और मैं जो है वो पुलिस लाइन, इस्लामाबाद की पुलिस लाइन जो है वहाँ उसके बाहर जो है वो खड़े थे, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन बनी हुई थी कि बाहर आके शेर अफजल मरवत साहब की पहली एंट्री थी, पहली एंट्री एग्जैक्टली, और उन्होंने बड़ी पुरजोश स्टार्ट की और वो चली जा रही मैराथन कट हुई। तो मैं बेचैन था कि भाई फर्द जुर्म अंदर हुई या नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैंने कहा जी वो फर्द जुर्म हो गई कि नहीं, कहते हैं वो जज साहब ने कहा कि हो गया लेकिन हमने कोई नहीं मानी। तो वो उस वक्त हमने खबर की कि भाई फर्द जुर्म आयद हो गई, जो जज साहब ने कहा है वो, तो आज भी जज साहब कहेंगे ना ऑर्डर शीट में वो हो जाएगी। आज भी वही है, आज भी वही मामला है। मेरी सलमान सफदर साहब से बात हुई, बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने बड़ा बहरहाल शद्दोमत से मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आपने लिखना है मेरी तरफ से कि ये फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, ना उन्होंने दस्तखत लिए, ना अंगूठा लिया, ना उन्होंने चार्ज जो है वो पढ़ा, ना कोई ऐसे आगे से कोई जवाब दिया गया, कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम तो हैरान हो गए कि इतना 1 दर्जन वकील जो है, हम जब जेल से बाहर निकले पता चला सारे मीडिया पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, तो हम हैरान हो गए। तो बहरहाल ये उनका वर्जन है। प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूटर्स है वो कहते हैं जी फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब जो जज साहब के आगे पीछे जो राय है वो भी तस्दीक कर रहे हैं जी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और अब जो है वो
वही फर्द जुर्म मतलब 10 मई वाली पाकिस्तान में फर्द जुर्म ना कई बार ऐसे ही आयद करनी पड़ती है। मुझे एक और याद आ रहा है कि जाली अकाउंट से किसी केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी और एहतसाब अदालत में उस वक्त 3 हो चुकी थी इस्लामाबाद में। तो असगर अली साहब एक एहतसाब अदालत नंबर 3 में लाए गए, तो उनके पास एक केस लगा तोशा खाना का, जो नवाज शरीफ, जरदारी और गिलानी साहब एक ही केस में थे। तो जरदारी साहब तो आया करते थे पेशी के लिए और फारूक नाइक साहब ने कोई ना कोई दरखास्त डालनी, तारीख ले लेनी। असगर साहब की पहली समाअत थी, तोशा खाना केस लगा हुआ था। फारूक नाइक साहब आए रोस्टम पे, तो उन्होंने ना उनके हाथ में पेपर दिया, ये ज़रा देखें आप। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा देख लिया, उन्होंने कहा जी चार्ज फ्रेम हो गया है। देखिए इसी हमारा उन्होंने कहा जी अच्छा चलिए अभी थोड़ा सा T20 सेशन शुरू करते हैं। सबसे मुख्तसर सा कमेंट लेते हैं। ये बताइएगा वसीम मलिक साहब के साइफर केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और आपको लगता है कि खान साहब कोई बाहर आने का चांस है या? देखिए साइफर केस में खान साहब के बाहर आने का चांस तो मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है। साइफर केस का मुस्तकबिल मैं ये देख रहा हूँ कि अगर साकिब बशीर साहब को ट्रायल देखने की इजाज़त मिल जाए तो जो मुस्तकबिल है साइफर केस का, उसमें जो सजा का वो बड़ा तारीख है, अगर साकिब बशीर साहब को इजाज़त दे दी जाए। अच्छा सुहेल साहब ये बताएं कि इमरान खान को जेल भेजने के चक्कर में सारी अदालतें खुद जेल पहुंच गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन भी जेल पहुंच गया, वो सारे जेल पहुंच गए, तो सबकी जेल जाने को किस तरह देखते हैं? कोई ऐसा ना हो किसी दिन के सारे जेल में रह जाए, खान साहब बाहर आ जाए। बस ये तो फिर वही है कि थानेदार ने तलब किया हुआ है इनको, वहाँ पे जा रहे हैं कि जी आपके पास हाजिर हुए हैं, वो आपको सजा देनी थी, सिलसिले में हाजिर हुए हैं, तो वही सिलसिला चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन सबसे हैरान कौन है कि आप 2 महीने के लिए पेंडिंग कर दो यार। कमीशन का मतलब होता है कि पूरा कमीशन, सारे मेंबरान वहां पे जाएंगे और जाके एक बंदे का केस सुनेंगे कि तूने हमारी तोहिन की थी या नहीं। आपके ऊपर दिन कौन से चल रहे हैं अल्लाह आलियो, इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 6 मौजूद है, ठीक है, और 8 फरवरी ये आई खड़ी है। आपने जनाब इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, बड़ी दिलचस्प है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, वो इलेक्शन छोड़ के वहाँ फर्द जुर्म आयद कराने चले गए। अब जो खान साहब हैं उनके फर्द जुर्म आयद होनी है, मुलजम बैठा हुआ है, जाहिर सी बात उनके वकील बोलते रहेंगे फर्द जुर्म का आपको पता है मेंटेड होता है, चार्ज पड़ा, गिल्टी नॉन गिल्टी, साइन किए, फारिग, तो वो पीछे आके फिर बैठ के अपनी जो है वो इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, वो बंदे के पीछे लगा हुआ है कि हम इसको सजा दें। कमेंट यार इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे एज फार एज ये जो लड़ाई है, जो हम जानते हैं कि किसके दरमियान लड़ाई है, किस नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन का जाना और इलेक्शन ना कराना और बाकी सब कुछ करना, इसके ऊपर पहले कमेंट कर। यार इलेक्शन कमीशन तो आप देख रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की जो मुझे तो ये नहीं समझ आई कि वहाँ पे जाके ही तमाम मामले उन्हें बेसिकली ये जो जेल ट्रायल है इसको पब्लिक करने का अदालत ने फैसला इस वजह से दिया था कि आप उसको एक ऐसी जगह पे कंडक्ट करें जहां पे ये इबहम ही ना रहे। मैं और साकिब बशीर बैठ के आज बात करें फर्द जुर्म आयद हुई या नहीं हुई, आपके शो में डिस्कस कर रहे हैं, ये इबहम ही नहीं रहना था। तो इसके पीछे रैशनल तो ये था, लेकिन हुआ क्या? वही हुआ कि पहले दिन भी ये बेचारे जाके खड़े रहे, 2 सहाफ़ियों को इजाज़त दी, फिर अगले दिन जिस सहाफ़ी ने खबर दी उसको आपने चैनल से निकलवा दिया। तो ये एक बार, और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये खदशा भी मौजूद है कि जब वो एविडेंस की बारी आएगी तो वो कहेंगे कि ऐसा सीक्रेट, पहली दफ़ा क्योंकि एविडेंस पेश हो रहा होगा तो वो कहेंगे कि ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हम इसको जी एक दो जो लोग आते हैं। इसमें एक बेचारे से मुझे एक लतीफा याद है, मैं जरूर ये साइफर केस ही चल रहा था पिछले दिनों, तो कोर्ट भरी हुई थी, सारे सलमान सफदर सब वकील शील थे वहाँ पे, पीटीआई के भी, दूसरे तीसरे भी, तो जज साहब सुन रहे थे, मैं भी था, और काफ़ी रश था, बड़ा भरा हुआ था वो कमरा जो है ना। तो वहाँ पे एक वकील साहब थे पीटीआई के ना, उन्होंने बड़े शद्दोमत से कहा ये बेचारे साफी जो है यहाँ पे आए हुए हैं, धक्के पड़ रहे हैं। मैंने रोक के उसको कहा प्रोसीडिंग के दौरान, मैंने कहा बेचारे शारे नहीं कहना हमें, हम बैचलर ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। तो हमें अंदाजा होता है ऐसी सिचुएशन का, ये बेचारे ना कहे, हम बिल्कुल बेचारे नहीं है, बिल्कुल बेचारे नहीं। और मामला इतना है कि जो जिसको तमाम अदालतें कहती थी सिक्योरिटी खर्चा या कुछ भी है वो हर सूरत अदालत में आए, अब वही सारी अदालतें उन्हीं को सिक्योरिटी खर्चे की बिना पर समाअत करने के लिए जेल में जा रही हैं। ये टाइम भी पाकिस्तान में आना था। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।